क्रॉनिक किडनी रोग के रोगियों में कुपोषण की रोकथाम पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य के लिए संजय गांधी पीजीआई के नेफ्रोलॉजी विभाग व रीनल न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म सोसाइटी द्वारा 8वें एडवांस कोर्स इन रीनल न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म का आयोजन किया गया। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में कुपोषण एक बड़ी चुनौती है। कुपोषण का मुख्य कारण यूरेमिया होता है, जिसके कारण रोगी को भूख नहीं लगती। ऐसा रोगी खाने में सक्षम नहीं होता, इसलिए कुपोषित रहता है। क्रॉनिक किडनी रोग में रोगियों में कुपोषण की रोकथाम पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य के लिए संजय गांधी पीजीआई ने नेफ्रोलॉजी विभाग व रीनल न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म सोसाइटी द्वारा 8वें एडवांस कोर्स इन रीनल न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन आज और कल रेनेसा होटल गोमती नगर लखनऊ में किया जा रहा है। आयोजन के सचिव नेफ्रोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अनीता सक्सेना ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि क्रॉनिक किडनी रोग के रोगियों में कुपोषण की रोकथाम के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रीनल न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म सोसाइटी का गठन 2014 में किया गया था। ये सोसाइटी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। तो मैम, सबसे पहले सीकेडी, व्हाट इज सीकेडी, क्या है ये? क्रॉनिक किडनी, सीकेडी का मतलब है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मतलब ये है कि जब एक गुर्दे की बीमारी 3 मंथ्स पुरानी हो जाती है, इसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर 3 मंथ्स पुरानी बीमारी है तो उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ लेबल किया जाता है। वरना कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत गर्मी में गैस्ट्राइटिस होती है या गैस्ट्रेंटराइटिस होती है, जिससे कि बहुत सारा पानी निकल जाता है शरीर का, लूज मोशंस हो करके डिहाइड्रेट हो जाता है, उसमें भी किडनी बंद हो जाती है। उसको एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं कि कोई पुराना कारण नहीं था, सडनली एक एक्यूट फैक्टर आया है एंड दैट इज कॉज द डिजीज़। ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मतलब ये है कि जब पुरानी हो जाती है तो इट्स ओल्डर देन 3 मंथ्स। अच्छा, ये जो कुपोषण है, मतलब किडनी डिजीज का, जिसका ये सेमिनार आज है, इसका क्या कारण है मुख्य? देखिए, ऐसा है, जब किडनी का फंक्शन क्या है, ये आपके ब्लड को फिल्टर करता है, साफ करता है। इट्स लाइक अ छन्नी, राइट। जब किडनी काम नहीं करती तो सारा ब्लड साफ नहीं कर पाती, तो जो वेस्ट है वो अंदर रहता है। जब वेस्ट अंदर रहेगा तो आप खुद सोचिए कि बदबू अंदर हो जाती है, टॉक्सिन्स हो जाते हैं, और उससे क्या है कि हमारी नसों पे असर आता है। जब नसों पे असर आता है तो मरीज़ खाना छोड़ देता है, उसे भूख नहीं लगती, उसे नौजिया होता है, वॉमिटिंग होता है। ये यूरेमिक सिम्टम्स कहलाते हैं, जिसकी वजह से जैसे जैसे खाना कम होता जाएगा वैसे वैसे शरीर टूटता जाएगा। तो ये मैलन्यूट्रिशन शुरुआत होती कुपोषण की। और दूसरी चीज़ क्या होती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक अंदर ही अंदर खाने वाली चीज़ है। चाहे आपकी एपेटाइट भी ठीक हो, लेकिन इसमें कुछ एक चीज़ें फैक्टर्स है, जैसे इन्फ्लेमेशन है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ये 3 चीज़ें आंखों से नहीं दिखती लेकिन अंदर हो रही होती हैं। और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को एक सब क्लिनिकल इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहा ही जाता है, कंडीशन कहा जाता है। तो इन्फ्लेमेशन वैसे भी शरीर को खाती है। यही कारण होता है कि मैलन्यूट्रिशन, चाहे आप मरीज़ को खाना खिलाने की कोशिश करें, लेकिन जब तक कि आप ये प्रोसेस ब्लॉक नहीं कर देंगे, ये मैकेनिज्म ब्लॉक नहीं कर देंगे, तब तक मरीज़ का कोई फ़ायदा हम कर नहीं पाते। तो ये जो भूख नहीं लगती है, तो ये कारण कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने अक्सर सुना है कि जो लोग डायलिसिस पे हैं, डायलिसिस के बाद उनको भूख नहीं लगती है, तो ये मुख्य कारण है? ये चीज़, 2 चीज़ें अलग हैं। एक, जैसे किडनी डिजीज़ के 5 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। 1 और 2 में कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। 3rd स्टेज में जब 60% ही रह जाता है किडनी फंक्शन, तब सिम्टम्स सारे सामने आते हैं। और नॉर्मली हमारा पेशेंट 3rd स्टेज में ही हमारे पास सामने आता है। उस समय जो भूख नहीं लगती वो यही है कि उसकी किडनी पे असर आया है और वो खाना नहीं खा रहा है। जो डायलिसिस का पेशेंट है वो एंड स्टेज रीनल डिजीज है, यानी तो इनके खाने के लिए इनको क्या करना चाहिए? मतलब कुछ तरह का ऐसा कुछ आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से इसको खाना है, हमें क्या चीज़ें खानी है? हाँ, देखिए, ऐसा है, एक चीज़ है प्रिवेंटिव और एक चीज़ है जब हो गया है तब क्या करना है। प्रिवेंशन अगर करना चाहें तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किडनी को ख़राब ना होने देने के लिए प्रिवेंशन क्या है कि नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए और डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। हाँ, डिहाइड्रेट होने से गुर्दे का जो उसके अंदर खून का बहाव है वो कम हो जाता है और गुर्दा शट डाउन हो जाता है। वही मैंने एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में आपको बताया था। यहाँ पे अब क्या है, जब गुर्दा बीमार हो गया तो गुर्दे का एक बहुत डायरेक्ट एसोसिएशन है प्रोटीन इंटेक के साथ, कि आपके शरीर में, आपके खाने में कितना प्रोटीन है उस हिसाब से गुर्दा काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो गुर्दे के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो प्रोटीन कम लेना चाहिए? इससे प्रोटीन आपको एक नॉर्मल वे में लेना चाहिए कि 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे के हिसाब से। अगर आपका 50 किलो का वजन है, उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको लेना चाहिए आइडली। 40 से ज़्यादा
50 ग्राम्स, बिटवीन 40-50, इससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। इससे बियॉन्ड जाएंगे तो आपके गुर्दे को सिर्फ काम करना पड़ेगा, वो बीमार होता है, धीरे धीरे बीमार होगा। लेकिन जो हमारे गुर्दे का मरीज़ है उसको हम 0.8 से कम देते हैं ताकि गुर्दा चलता रहे और शरीर की मसल्स ना टूटें। देखिए, प्रोटीन की कमी से मसल्स टूटेंगे, क्योंकि प्रोटीन का जो गो डाउन है, जिसको कहते हैं, जहाँ पे रखते हैं, वो है मसल्स शरीर में। तो अगर प्रोटीन की कमी होगी तो ब्लड सिग्नल भेजेगा कि ब्लड में प्रोटीन की कमी है, तो मसल टूटेगी। तो इसलिए हम ऐसा स्ट्राइक करते हैं बैलेंस कि मरीज़ को प्रोटीन भी जाए और उसका शरीर भी ना टूटे और उसका रीनल जो डिजीज़ है वो प्रोग्रेस भी ना करे। आज आपका ये जो कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि किस तरीके से मैलन्यूट्रिशन को रोका जाए। हमने जो सोसाइटी शुरू की है 2014 में, सोसाइटी ऑफ रीनल न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म, इसका मकसद यही है कि मैलन्यूट्रिशन मरीज़ में कैसे रोकी जाए। तो हमने नेफ्रोलॉजिस्ट को बुलाया है, फिजिशियंस को बुलाया है, डाइटिशियंस को बुलाया है। ये पूरा ज्ञान हम उनको लेटेस्ट अपडेट्स के साथ देंगे, क्योंकि अभी मिथ है कि प्रोटीन बंद कर दो, प्रोटीन दो ही नहीं, गुर्दे की बीमारी होगी, प्रोटीन मत दो। ये गलत है, उससे शरीर टूटेगा, उससे मैल न्यूट्रिशन होगी। हम उतना प्रोटीन देंगे जिससे कि शरीर भी ठीक रहे, गुर्दा भी खराब ना हो। कार्यक्रम में नासिक से किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देव दत्ता से हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने की बातचीत। देखिए, आए हो डॉक्टर साहब, सीकेडी के विषय में थोड़ा सा हमें बताएं। सीकेडी का मतलब है क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसमें क्या होता है, हमारे जो हमको 2 किडनीज दी है और किडनी का जो फंक्शन है उसमें ब्लड फिल्ट्रेशन, उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन मेंटेन करना, अपने बोन्स का जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन करना और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना और ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, ये सारे किडनी के फंक्शंस है। जब किडनी का फंक्शन कम हो जाता है तो ये सारे फंक्शंस भी डिरेंज हो जाते हैं। किडनी का फंक्शन कम होने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज़, उसके अलावा अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, उसके साथ साथ बहुत सारे इन्फेक्शन रिलेटेड डिजीजेज होते हैं जिसकी वजह से किडनी पे असर होता है। एट द सेम टाइम अगर पेशाब के रास्ते में रुकावट है किसी वजह से, उसकी वजह से भी किडनी पे असर होता है। और एक इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि अगर हमने कुछ दवाइयाँ बिना पूछे बिना प्रिस्क्रिप्शन से ली और उसका ओवरडोज हो गया या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, उससे भी किडनी पे असर होता है। जैसे अगर आप पेन किलर्स ले रहे हैं और वो बहुत दिनों से ले रहे हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, तो उसकी वजह से किडनी पे असर होके किडनी खराब हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो डायलिसिस है वो ज़्यादा अच्छा है या इसको ट्रांसप्लांट कराना ज़्यादा बेटर है? जब दोनों किडनीज फेल हो जाती है तो 2 ही ऑप्शंस होते हैं, एक तो डायलिसिस करना, नहीं तो ट्रांसप्लांटेशन करना। डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है। और डायलिसिस ये एक अननेचुरल ट्रीटमेंट है। अगर ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है और ट्रांसप्लांटेशन अगर सक्सेसफुल हुआ तो वही अच्छी ट्रीटमेंट है, क्योंकि उससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहती है और पेशेंट्स जो है वो उनकी फिजिकल कंडीशन है वो बड़ी इम्प्रूव होती है। डायलिसिस में पेशेंट की ज़िंदगी बढ़ती है, लेकिन ट्रीटमेंट हमेशा हॉस्पिटल में जाके लेनी पड़ती है और उसमें कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो आपके हिसाब से हर व्यक्ति को, जिसको भी मतलब सीकेडी का पेशेंट है, वो कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी अपना ट्रांसप्लांट करा ले? सभी व्यक्तियों में ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, लेकिन जिनमें हो सकता है उनमें उन्होंने ट्रांसप्लांट ऑप्शन ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होती है। कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो आपके हिसाब से हर व्यक्ति को, जिसको भी मतलब सीकेडी का पेशेंट है, वो कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी अपना ट्रांसप्लांट करा ले? सभी व्यक्तियों में ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, लेकिन जिनमें हो सकता है उनमें उन्होंने ट्रांसप्लांट ऑप्शन ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होती है। कितनी उम्र तक के लोग अपना डोनेट भी कर सकते हैं किडनी? किस उम्र तक के लोग? जनरली किडनी डोनेशन जो है 21 से 60 साल तक किडनी डोनेट कर सकते हैं।
60 साल के ऊपर किडनी डोनेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर ब्लड रिलेशन है, जैसे माता पिता ने अपने बच्चे को किडनी देनी है, तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में 60 के ऊपर भी किडनी डोनेट कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट क्या किडनी डोनेट कर सकता है? डायबिटीज़ अगर है तो किडनी डोनेट करना ठीक नहीं है, बट न्यू रिकमेंडेशंस ऐसे आए हैं कि अगर किसी को अर्ली डायबिटीज़ है और बहुत कम मेडिसिन पे वो कंट्रोल हो रहा है और दूसरा कोई डोनर अगर फैमिली में नहीं है, तो डॉक्टर उसकी जो किडनी है वो लेने की कंसिडर कर सकते हैं।